जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों जो 9 अगस्त 2018 को क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में, उसका ऑफिशियल पेपर को देखे थे। और आज हम दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट है 9 अगस्त का, उसका ऑफिशियल पेपर को देखेंगे। और इसमें दोस्तों जितने भी कंसेप्ट हो सकता है उन सारे कंसेप्ट को लेने का कोशिश करेंगे और अपने स्कोर को दोस्तों अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट की ओर चलेंगे, यानी कि जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था ऑफिशियल पेपर, प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, कि जो पहली जो कक्षा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। फिर दूसरी कक्षा होता है उसको एल बोलते हैं। तीसरी जो कक्षा होता है उसको हम एम बोलते हैं। और जो चौथी कक्षा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। यानी कि इसको जो पहली कक्षा होता है, जो पहली कक्षा होता है उसको हम के बोलते हैं, फिर दूसरी कक्षा एल बोलते हैं, तीसरी कक्षा एम, और जो चौथी कक्षा है उसको हम एन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों अगर पहली कक्षा में समायोजित कितनी होगा, तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि पहली कक्षा की अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में या फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो 2 रखेंगे, पहली कक्षा है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं के में। यानी के कक्षा में कितनी रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर एल कक्षा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि दूसरी कक्षा है, तो 2² यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब एम कक्षा की बात करें तो 2n² यानी कि n बराबर 1 2 3, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 दूना 18, यानी कि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब अगर दोस्तों एन कक्षा की बात करें तो एन में 2 इंटू एन क्या है हमारा? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चुक 16, 16 दूना 32, यानी कि एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें? एम कोष में। तो एम कोष में कौन सा है? ये हमारा एम कोष हो गया। तो एम कोष में हम कितनी संख्या को रख सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की विदेशी खुफिया सेवा अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है? रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों रॉ के बारे में जानते हैं कि रॉ क्या होता है। तो रॉ का दोस्तों यहाँ पे हम फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे। फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड रिसर्च एंड रिसर्च एंड एनालिसिस एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। अब रॉ की बात करें दोस्तों, इसमें 2018 में ये पूछा गया था। तो ये उस टाइम दोस्तों 2018 की करंट अफेयर के रूप में होगा। 2018 का क्या होगा? ये करंट अफेयर होगा। 2018 का करंट अफेयर होगा। तो 2018 में दोस्तों सामंत गोयल जो थे वो रॉ के निदेशक थे। कौन थे? रॉ के निदेशक थे उस टाइम में 2018 में। लेकिन वर्तमान की ये बात करें दोस्तों 2024 में अभी कौन है? तो 2024 में रवि सिन्हा है। कौन है? कौन है? रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा की बात करें दोस्तों तो ये कब से है? तो 30 जून को 30 जून 30 जून 2023 को जब सामंत गोयल ने, यानी कि सामंत गोयल का कार्यकाल खत्म हो गया, तब से लेकर के तब से लेकर के ये रवि सिन्हा वर्तमान में अभी क्या है? प्रमुख है। रॉ का क्या है? प्रमुख या तो निदेशक है। निदेशक या तो प्रमुख है। अब अगर दोस्तों रवि सिन्हा की बात करें तो रवि सिन्हा 1988 में यूपीएससी पास किए थे। 1988 में यूपीएससी पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है?
स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो स्वाद को दोस्तों, यानी कि टेस्ट, अगर हमें टेस्ट का पता करना है, जैसे कि हमको खाना खाते हैं, अगर करेला खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? कड़वा लगता है। अगर मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है। अगर मिर्च खाते तो तीखा लगता है। तो ये स्वाद का हमें पता किससे लगता है? तो वो स्वाद संग्राहक के थ्रू से पता लगता है। किससे पता लगता है? स्वाद संग्राहक के रूप में पता लगता है, यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू से पता लगता है कि कौन सा मीठा है, या तो कौन सा तीता है, या तो कड़वा है, यानी कि स्वाद का पता चलता है भोजन के बारे में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया गया है संवेदी संग्राहक। तो यहाँ पे संवेदी संग्राहक का काम क्या है? संवेदी संग्राहक, तो संवेदी संग्राहक की बात करें दोस्तों, तो इसका काम क्या है? इससे अन्य के जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन से कोई भी चीज पता चलता है। जैसे कि त्वचा हमारा हो गया, त्वचा हो गया सेंस ऑर्गन है। टोटल सेंस ऑर्गन हमारा क्या है दोस्तों? 5 है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारे के सारे हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन जिससे हम सेंस कोई भी वस्तु को कर सकते हैं। जैसे कि अगर त्वचा की बात करें, तो त्वचा हमारा क्या है? बाहरी तापमान को महसूस कर सकता है कि गर्मी का समय है या ठंडा का मौसम है, ये महसूस कर सकता है। तो ये सेंस ऑर्गन से हम कोई भी चीज को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों घ्राण संग्राहक, जिसको क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी, यानी कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करें दोस्तों, तो इससे हम दोस्तों गंध का पता करते हैं। क्या चीज? कोई चीज अगर गंध होता है या स्मेल होता है, तो गंध की पता लगाने के लिए घ्राण संग्राहक का इस्तेमाल किया जाता है। घ्राण संग्राहक का यानी कि गंध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पता लगाने में। देखिए दोस्तों, हमारा मुंह जो है, तो मुंह के ऊपरी हिस्से में जैसे कि हम सांस वगैरह कुछ लेते हैं, तो जब खुशबू आता है, तो खुशबू से हमें पता चलता है गंध से कि क्या चीज, अगर कहीं बढ़िया चीज बनता है, तो सेंट हमें ऐसा महसूस होता है कि अच्छा चीज पता चल जाता है गंध से, कि हाँ ये अच्छा चीज बन रहा है भोजन में। तो ये नाक के ऊपर में हमारे क्या आता है? ऑल्फैक्टरी संग्राहक पाए जाते हैं, तो जिससे हमें गंध का पता लगाने में मदद करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, जो स्वाद संग्राहक, यानी कि स्वाद या टेस्ट पता लगाने का काम आता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान निम्न द्वारा निर्धारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? जो हमारी गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, हम क्या जानते हैं? कि जो फोर्स होता है, जैसे कि देखिए, दो बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी हो, इस बॉडी को हम m1 मान लिए। दो बॉडी है, इस बॉडी का द्रव्यमान कितना है? m1 है। और इस बॉडी को द्रव्यमान मान लिए m2 है। तो इसके बीच की दूरी को मान लिए r है। डिस्टेंस क्या है? r है। डिस्टेंस r है, कैपिटल R या स्मॉल r कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका डिस्टेंस क्या है? r है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स जो होता है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 अपॉन r का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकलेगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या आता है? g आता है। क्या आता है? g आता है। और g इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस g को दोस्तों, इसी g को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यूनि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट। अगर दोस्तों इस जी का मान की बात करें, तो जी का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो 6.64, सॉरी 6 पॉइंट, अगर इस जी की बात करें दोस्तों, तो इसका जी का वैल्यू क्या होता है? तो 6.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 11 यहाँ से अगर यूनिट निकालेंगे दोस्तों, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? जी का कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे बात आ गया दोस्तों कि इस जो जी को दर्शाने वाला, इस कांस्टेंट को बताने वाला व्यक्ति कौन थे? बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति कौन थे दोस्तों? हेनरी क्वेंडिस थे। कौन थे? हेनरी क्वेंडिस थे। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, अम्ल का गुण नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पे अम्ल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? अम्ल, यानी कि एसिड के रूप में जानेंगे। एसिड के रूप में, तो अम्ल क्या होता है दोस्तों? जो अम्ल होता है ना, तो अम्ल जो होता है, वो जल में जब घोला जाएगा, तो ये H प्लस आयन देता है। क्या देगा? H प्लस आयन देगा। और ये क्या देगा? स्वाद में इसका क्या होगा दोस्तों? खट्टा होगा। इसका स्वाद जो होगा क्या होगा? खट्टा होगा। स्वाद क्या होगा? स्वाद खट्टा होगा। और इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो लिटमस होता है, इस यानी कि जो नीले लिटमस होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले
नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या करता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। बात करें तो 7 से क्या होता है, कम होता है। पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। एसिड जब होगा तो इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से कम होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्षार के बारे में जान लेते थोड़ा सा। क्षार अन के बेस, क्षार अन के बेस। अब इसमें दोस्तों जस्ट उल्टा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्षार की बात करें तो क्षार का क्या होता है, देखिए अम्ल में क्या देता है, H प्लस आयन देता है, लेकिन क्षार में क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। और स्वाद में क्या होता है दोस्तों, ये स्वाद में क्या होता है, ये तीता होता है। स्वाद में क्या होता है, ये अम्ल की स्वाद की बात करें तो स्वाद इसका क्या होता है दोस्तों, तीता होता है। क्या होता है, तीखा या तो तीता होता है। अब क्षार की स्वाद की बात करें दोस्तों तो क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, जो लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस को ये लाल में बदल देता है। लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या करता है, ये नीला में, नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अम्ल और क्षार का गुण हो गया, अम्ल और क्षार का गुण हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखिए कि इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं होता है, क्योंकि अम्ल का स्वाद क्या होता है, मीठा खट्टा होता है, तो कड़वा कैसे हो सकता है। अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है, तो बिल्कुल दोस्तों लवण बनाता है, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों जब मिलेगा दोस्तों तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर का गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किसमें सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए खेल क्षेत्र में, जैसे कि महाभारत की बात आप जानते हैं दोस्तों, महाभारत में अर्जुन जो थे, महाभारत में जो अर्जुन थे वो क्या थे, एक तीरंदाज थे। तो वो अर्जुन के, उसी अर्जुन के नाम पर खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जो गुरु का, गुरु के लिए यानी कि बेस्ट गुरु के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार अभी लेटेस्ट में किसको दिया गया है, इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो, पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दोस्तों युवा कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये कब से दिया जाता है, तो ये 1961 से दिया जाता है, 1961 से दिया जाता है। और देखिए दोस्तों पहले 2020 से, 2020 से पहले, पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। 2020 से पहले 5 लाख रुपया दिए जाते थे, अर्जुन पुरस्कार जिसे दिया जाता था 5 लाख रुपया। लेकिन 2020 के बाद से, 2020 के बाद से बढ़ा करके इसे 15 लाख रुपया कर दिया गया है। पहले कितना मिलता था, 5 लाख मिलता है, लेकिन अब कितना मिलता है, 15 लाख रुपया मिलता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति इसे देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। मंत्रालय की बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। लेकिन व्यक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, इस बार यानी कि 2024 में, 2024 में
टोटल 26 लोगों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार टोटल 2024 में 26 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 26 लोगों को दिया गया है। देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें 2024 में किसे मिला है, तो सबसे पहले दोस्तों मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी क्या है दोस्तों? हमारा एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर के बॉलर हैं। और दूसरा दोस्तों, ये क्या है? क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। और दूसरा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो है, पारुल पारुल चौधरी। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। टोटल तो 26 लोगों को मिला है, तो 26 लोगों को याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। वरना दो इंपॉर्टेंट क्या है, मोहम्मद शमी और पारुल चौधरी, दो क्या है इंपॉर्टेंट है। ये हमारे क्या है? ये क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर हैं। और ये हमारा बात करें तो ये एथलीट हैं। ये क्या है? एथलीट हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी में जंग, लोहे में जंग क्या होता है? पकड़ लेता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें एक लेयर चढ़ाया जाता है। जस्ते का क्या होता है? एक परत चढ़ाया जाता है। जस्ते का एक परत चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जंग उसमें नहीं लगता है। तो उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन यानी कि दोस्तों जस्त लेपन कह सकते हैं। यसद जस्त यानी कि यस्त लेपन या जस्त लेपन कहते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गैल्वेनीकरण का मुख्य कारण मतलब मुख्य काम क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग 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 से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब इसमें क्या होता है, जब जिंक का हम जिसमें लेयर चढ़ाते हैं ना, जिंक का जब लेयर चढ़ाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। और ZnO का एक लेयर बना लेता है। लोहे के ऊपर क्या करता है? ZnO का एक लेयर बना लेता है। और ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, लोहे तक नहीं पहुंच पाता है। और ये इस लेयर से, ये ZnO के लेयर द्वारा लोहे की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ZnO के लेयर द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है लोहे को, सुरक्षा प्रदान करता है लोहे को, करता है लोहे को, लोहे को। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक उठे हुए हथौड़े में होती है, एक उठे हुए हथौड़े में होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सब यहाँ ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का है। तो ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो ऊर्जा हमारा क्या होता है? कई प्रकार की ऊर्जा होते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा दिया है, आंतरिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। कई प्रकार के ऊर्जा होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक उठे हुए हथौड़े, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहली बात दोस्तों, स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति, स्थिति मतलब कि स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार यानी कि स्थिति यानी कि अवस्था, कि वो कैसी स्थिति में है। कोई ऊंचाई पे है, कोई गहराई में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सेम लेवल पे है। तो यानी कि स्थिति के अनुसार जिसमें ऊर्जा होता है, इसे हम उस स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। तो m यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। m हमारा क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि मास होता है। क्या होता है? मास होता है। और h हमारा क्या होता है? हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। हाइट यानी कि, हाइट यानी कि क्या होता है? ऊंचाई होता है। और जी दोस्तों, इसका जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ये तो मालूम होगा हर किसी को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर वस्तु को, अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? हाइट के होगा। ऊंचाई के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर ये हाइट को हम ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अगर हाइट को हम कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। हाइट को कम करेंगे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। जैसे कि दोस्तों एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh है। mgh है तो दोस्तों मास मान लेते हैं कितना है, 2 kg है। मास क्या मान लेते हैं, 2 kg है। और जी का मान 9.8 होता है, लेकिन इसको हम 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। और हाइट हमने मान लिया 5 मीटर है। तो कोई वस्तु को अगर 5 मीटर तक उठाया जाएगा ऊपर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कितना होगा, तो मास हमारा कितना है, 2 kg है। और इसका क्या है, जी का मान 10 है। और हाइट हमारा कितना है, 10 है, यानी कि 5 दूना 10, 10 दें 100। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। कितना होगा, 10 जूल। अब इस 5 को दोस्तों हम हाइट को क्या करते हैं, बढ़ा करके हमने 10 कर दिया। हाइट को क्या किया हमने, 10 कर दिया। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमने हाइट को बढ़ाया है। तो मास कितना है, 2 है, 10 का 10 ही रहेगा। और ये हाइट हमारा 10 हो गया। तो 10 है 100, 100 दूना 200, यानी कि हाइट हमने डबल किया दोस्तों। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा डबल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाइट को अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि ऊंचाई के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊंचाई के साथ पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, इस प्रकार से एक वृत्त है। अब इस वृत्त को दोस्तों एक चक्कर लगाने में पूरा, जैसे कि यहाँ से कोई वस्तु शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और ये चक्कर लगाते लगाते, ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ गया। इस बिंदु पर जहां से चक्कर लगाना शुरू किया था वहीं पे आ गया। तो ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है। जो टाइम की बात करें तो टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। और इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो जब इसकी त्रिज्या आर है, तो जब ये वस्तु घूम रहा है यहाँ पे कोई वस्तु, तो उसका वेलोसिटी हम किसके द्वारा निर्देशित कर सकते हैं, वेलोसिटी किसके द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वेग या तो वेलोसिटी को हम किससे दर्शाते हैं, वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। या तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस या तो दूरी, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं होगा दोस्तों, दूरी होगा। क्योंकि दूरी इसलिए होगा क्योंकि जहां से कोई वस्तु निकलता है और वहीं पे कोई वस्तु आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहाँ पे पूरा दूरी कितना लेंगे हम, तो अगर दूरी की बात करें, यानी कि अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो दूरी कितना होगा, एक चक्कर अगर इस सर्कल पे एक चक्कर अगर कंप्लीट कर लेता है तो दूरी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो दूरी कितना होगा, वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप, दूरी कितना होगा, वृत्त का परिमाप होता है। अगर एक चक्कर वृत्त में कंप्लीट कर लिया तो वृत्त का परिमाप जो होगा वही दूरी होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। समय कितना है, 30 सेकंड लगा। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन आने की कितना दिया गया है, 2 पाई आर बट्टा टाइम का क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ पे दोस्तों भी है तो भी देंगे हम, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 पाई आर बट्टा टी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो ये दोस्तों 2018 का पेपर है, तो उस टाइम का करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। तो उस टाइम दोस्तों कौन थे, अमर्त्य सेन थे। कौन थे, अमर्त्य सेन थे। कौन थे दोस्तों, अमर्त्य सेन थे। अब यहाँ पे दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार आया है तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नोबेल पुरस्कार में क्या क्या किनको अब तक मिला हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कब से चालू हुआ। सबसे पहला पॉइंट कि नोबेल पुरस्कार कब से चालू हुआ, तो ये 1901 से चालू हुआ है। कब से चालू हुआ है, 1901 से स्टार्ट है,
1901 से स्टार्ट, यानी कि मिलना शुरू हुआ है, 1901 से मिलना शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों 1901 से तो शुरू हो गया, लेकिन पहली भारतीय जो है, पहली भारतीय व्यक्ति कौन है जिसे मिला है? पहली भारतीय व्यक्ति कौन है? तो पहली भारतीय व्यक्ति कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला है दोस्तों? तो ये इन्हें 1913 में मिला है। कब मिला है? 1913 में। और कौन सा क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्री की बात किया गया है, तो 2024 में अभी वर्तमान में दोस्तों टोटल कितने लोगों को मिला होगा? टोटल क्षेत्र में कितने मिलता है? 6 क्षेत्र में मिलता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो 6 क्षेत्र में दोस्तों, 6 क्षेत्र में मिलता है। तो 6 क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र है? तो पहला क्षेत्र क्या है? चिकित्सा है, चिकित्सा क्षेत्र होता है। और दूसरा क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। फिर अगर तीसरा की बात करें तो भौतिकी क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरा रासायनिक के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री में, रासायनिक या केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चौथा की बात करें तो शांति के क्षेत्र में। और पांचवा की बात करें दोस्तों तो साहित्य के क्षेत्र में था, यानी कि 6 नंबर का कौन सा क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र में दोस्तों मिला है, मिलता है। अब 2024 में बात करें दोस्तों तो 2024 में कितनों लोगों को मिला है? तो 2024 का नोबेल पुरस्कार, 2024 नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड या तो पुरस्कार, नोबेल अवार्ड। तो सबसे पहले दोस्तों कितने क्षेत्र में मिलता है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? चिकित्सा, यानी कि डॉक्टर वगैरह जो होता है, तो सबसे एक नंबर पे दोस्तों हम क्या रखते हैं? चिकित्सा, किसी को भी रख सकते हैं। तो एक नंबर पे किसको रखेंगे दोस्तों? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार दोस्तों 2 लोगों को एक साथ मिला है। गैरी गैरी रुकुन, गैरी रुकुन और विक्टर विक्टर को मिला है। किसे मिला है? विक्टर विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को मिला है। अब दूसरा की बात करें दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो किन्हें मिला है 2024 में? किसे मिला है? तो इसमें दोस्तों हेरोब हेरोब साइमन को मिला है। हेरोब साइमन जेम्स, हेरोब साइमन जेम्स को मिला है, हेरोब साइमन जेम्स को मिला है। अब तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? तो इसे निहोने हिसन क्यों संगठन को मिला है। निहोने हिंडान हिंडान क्यों हिंडान क्यों संगठन। देखिए दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये व्यक्ति को तो मिलता ही है, ये समूह को भी मिलता है। कोई समूह या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए दिया जाता है। तो उसके माने कि दोस्तों संगठन को भी दिया जाता है, संगठन को भी दिया जाता है। संगठन को भी दिया जाता है। अब चौथे नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, चौथा नंबर में हम रसायन या तो केमिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में इस बार दोस्तों हेमिस को मिला है। इसमें दोस्तों 3 लोगों को इकट्ठे मिला है। हेमिस डेविड हेमिस डेविड और जॉन को मिला है। हेमिस डेविड और जॉन को मिला है। और 5वें नंबर की बात करें दोस्तों तो भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक या भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है? तो हॉपफील्ड, हॉपफील्ड 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 और हिटन को मिला है। हॉपफील्ड और हिटन को मिला है।
अब छठे नंबर की बात करें दोस्तों, तो एक हमारा क्या बच गया, साहित्य बच गया। तो साहित्य में दोस्तों इस बार किसे मिला है, तो इसे हांगकांग को मिला है, हांगकांग को मिला है। ये दोस्तों व्यक्ति का नाम है, ये हांगकांग नहीं, ये व्यक्ति का नाम है, हांगकांग, हांगकांग को मिला है। तो ये 6 नोबेल प्राइज पाने वाले दोस्तों 2024 में पाने वाले व्यक्ति का लिस्ट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन, पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है, एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे दो मनुष्य, जो मेल मेल ऑर्गेन होता है, मेल का जो दोस्तों यानी कि मेल का दोस्तों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, उसमें से दोस्तों दो क्या होता है, टेस्टिस होता है, और एक क्या होता है, पेनिस होता है। एक क्या होता है, पेनिस होता है। और ये दोस्तों ये पेनिस यानी कि दोस्तों ये टेस्टिस हो गया, ये दो क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। और यहाँ पे ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक ब्लेडर होता है। क्या होता है, ब्लेडर होता है। क्या होता है ये, ब्लेडर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ब्लेडर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। ब्लेडर होता है जिसे क्या कहा जाता है, मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय। और ये मूत्राशय कहाँ से आता है दोस्तों, किडनी से आता है। ये हमारा क्या हो गया, किडनी भी दो होता है। तो मूत्राशय कहाँ से आता है, मूत्राशय दोस्तों हमारा कहाँ से आता है, स्टोर होके। तो ये यहाँ से ये लिंक होगा इस प्रकार। मूत्राशय हम यानी कि जो मूत्र हमारा बनेगा दोस्तों, कहाँ पे बनेगा, किडनी में बनेगा। तो किडनी में मूत्र बनने के बाद ये किडनी से कहाँ पे जाएगा, किडनी से मूत्र बनने के बाद इस मूत्राशय में जाता है। और इस मूत्राशय में जाने के बाद मूत्र जो होता है इस पेनिस के थ्रू से निकल के जाता है। ये क्या होता है, पेनिस के थ्रू से निकल के जाता है। अब देखिए दोस्तों ये पेनिस के थ्रू से, लेकिन जो शुक्राणु होता है हमारा दोस्तों कहाँ पे निर्माण होता है, मूत्र जो हमारा किडनी में निर्माण होता है मूत्राशय में जाके स्टोर हो जाता है, मूत्राशय में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो टेस्टिस हमारा होता है, टेस्टिस जिसको हम क्या कहते हैं, अंड को अंड बोलते हैं, तो अंडकोश। तो यहां से टेस्टिस में हमारे क्या निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है या शुक्राणु का, स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु हमारा दोस्तों यहाँ से निकल करके जाता है। और यहाँ पे बीच में दोस्तों एक क्या पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जिसके थ्रू से क्या होता है, यहाँ पे शुक्र प्रवेश करता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ऊपर में पाया जाता है, मूत्राशय के नीचे और पेनिस के ऊपर में क्या होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूत्राशय से मूत्र भी इस रास्ते से जा रहा है, और शुक्राणु या स्पर्म निकलेगा, तो ये शुक्राणु भी इसी रास्ते से जाएगा, शुक्राणु भी क्या होगा, इसी रास्ते से जाएगा। तो यानी कि दोनों इसी रास्ते से जाएगा। तो क्या बोला गया, मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी कि ये पेनिस के थ्रू से हमारा क्या होगा, शुक्र भी यानी कि शुक्राणु भी जाएगा और मूत्र भी जाएगा। क्या जाएगा, शुक्राणु भी जाएगा और मूत्र भी जाएगा, दोनों जाएगा इसी मार्ग से। क्या जाएगा, इसी मार्ग से जाएगा। तो इसी मार्ग से जाएगा, तो ये क्या है हमारा, पेनिस हमारा क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। यानी कि मूत्र मार्ग से दोनों पास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा, सिर्फ ये मेल ऑर्गेन के लिए होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के लिए ऐसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में ऐसा संभव है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मूत्र मार्ग क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर टीवी श्रृंखला क्वांटिको में अभिनय करने वाली प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री कौन है, भारतीय अभिनेत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय अभिनेत्री की बात करें, तो दो ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि हॉलीवुड में काम कर रही हैं। एक कौन है, प्रियंका चोपड़ा है, और दूसरा कौन है, दीपिका पादुकोण। पहले प्रियंका चोपड़ा और दूसरा दीपिका पादुकोण। लेकिन क्वांटिको में जो अभिनय या एक्टिंग कर रही हैं वो कौन है, तो वो प्रियंका चोपड़ा है। वो कौन है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा है। देखिए दोस्तों, अब प्रियंका चोपड़ा की बात करें,
तो प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में दो मूवी में काम किए, एक तो यहाँ पे क्वेंटिको हो गया और एक बेवॉच में काम किए हैं। किसमें? बेवॉच। बेवॉच मूवी आई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, एफबीआई एजेंट का भूमिका निभाई थी। एफबीआई एजेंट का भूमिका भूमिका निभाई थी। एफबीआई एजेंट बनी थी यानी कि प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर दीपिका पादुकोण की बात करें तो इन्होंने हॉलीवुड में कौन सा मूवी बनाई है, मूवी में काम की है, तो एक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केस। एक्स एक्स रिटर्न ऑफ एक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज। जेंडर केज। जेंडर केज। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो दो ऐसे ऑक्साइड होता है जो एक उभयधर्मी होता है। पहला, जब जिंक जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ZnO बनाता है। क्या बनाता है? ZnO बनाता है। और और एक क्या दोस्तों, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है। तो ये ZnO और Al2O3 ये दोनों क्या होता है दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अच्छा हाँ दोस्तों, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड का तो निर्माण करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड तो है दोस्तों, लेकिन उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? तो उभयधर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसिडिक। एसिडिक तो है ही, यानी कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एसिडिक एज वेल यानी कि अम्ल और क्षार। एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करेगा। अम्ल व क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करेगा। अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करेगा। वैसे को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल और क्षार दोनों दोनों का दोनों को प्रदर्शित करेगा। प्रदर्शित प्रदर्शित करेगा। यानी कि दोनों नेचर का होगा दोस्तों, एसिडिक नेचर भी होगा और बेसिक नेचर भी होगा, एज वेल एज बेसिक। तो बेसिक नेचर दोनों का होगा, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्फोटेरिक एसिड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिड नहीं दोस्तों, ऑक्साइड। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Zn एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि उभयधर्मी ऑक्साइड दो होता है, एक जिंक ऑक्साइड होता है और एक Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह कर रहा है। एक स्रोत द्वारा प्रतिरोधक में विभवांतर को बनाए रखा गया है। तो टी समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा है। ऊर्जा है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि ऊर्जा का कई प्रकार का फॉर्म होता है। तो जो हीट होता है, हीट भी हमारा क्या है? एक ऊर्जा का फॉर्म है। हीट भी क्या है? एक ऊर्जा का फॉर्म है। ऊर्जा का स्रोत है एक। ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा का सोर्स या तो स्रोत कह सकते हैं, यानी कि ऊर्जा भी है एक प्रकार का है। तो हीट का हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में दोस्तों हमने क्या देखा था कि हीट का जो फॉर्मूला होता है I²R T होता है। क्या होता है? I²R T होता है। लेकिन ऑप्शन में तो I तो है, R है ही नहीं। तो हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं? V=IR। तो हम यहाँ पे दोस्तों R को हटा देंगे। लेकिन R को कैसे हटाएंगे? तो R को एक तरफ करेंगे और यहाँ पे R को क्या लिख सकते हैं हम? V/I। क्या लिख सकते हैं? V/I। तो यहाँ पे हीट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? I लिखेंगे I² और R की जगह पर क्या लिखेंगे? V/I लिखेंगे और यहाँ पे T लिखेंगे। तो एक I से यहाँ पे दोस्तों, इस एक I से एक I क्या होगा? कट जाएगा। तो H इक्वल टू क्या होगा? VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों VIT बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे E इक्वल टू यानी कि एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे हम?
एनर्जी बराबर हीट, एनर्जी बराबर हीट, तो यानी कि H इक्वल टू ई इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी। तो यहाँ पे ये वी आई टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। फरवरी 2016 के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना हम क्या जानते हैं कि तेलंगाना हमारे राज्य बनने वाले ये लेटेस्ट राज्य में है, यानी कि जो 28वां राज्य बना, वो 28वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना ही हमारा है। तो तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों 2018 में, तो कौन थे, तो कौन थे, तो के चंद्रशेखरन थे, कौन थे, के चंद्रशेखरन राव, के चंद्रशेखरन राव थे। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी की अगर हम बात करें 2024 में, वहाँ के सीएम कौन है, तेलंगाना के सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम अभी दोस्तों रेवंत रेड्डी है। कौन है, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अभी क्या है, वर्तमान में सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल्य तत्वों से बना है, डैश मूल्य तत्वों से बना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो किसी भी प्रकार का चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, किससे मिलकर के बना है, पांच तत्वों से मिलकर के बना है, पांच तत्वों से मिलकर के बना है, जिसे क्या कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। और इस पंच तत्व में दोस्तों क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, वायु आता है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी आता है। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में क्या आता है, अग्नि आता है। तीसरे में क्या आता है, अग्नि आता है। अगर चौथे की बात करें तो हवा आता है। और पांचवा की बात करें तो आकाश आता है। तो ये क्या है दोस्तों, पंच तत्व है, ये क्या है, पंच तत्व है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पी और एफ के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसकी परावर्तक सतह किधर होता है, अंदर की ओर होता है। तो ये बाहर से की ओर हमारा क्या है, पेंट है। तो जब बाहर की ओर पेंट है तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। और फोकस के ठीक दो गुने दूरी पर ये क्या होता है, सी होता है, केंद्रक होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, रेडियस होता है इसके बराबर। और ये क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसको पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर और ये हम इसको मान लेते हैं क्या है, इन्फिनाइट है। तो जब किसी वस्तु को हम इन्फिनाइट पर रखेंगे, जब किसी वस्तु को इन्फिनाइट पर रखेंगे तो इस वस्तु को मान लेते हैं एक नंबर का वस्तु है। क्या है, एक नंबर का वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये इन्फिनाइट पे जब रखेंगे तो ये फोकस पर बनेगा। ये हमारा क्या है, फोकस है, ये फोकस है। तो जब इन्फिनाइट पे कोई वस्तु को, एक नंबर का वस्तु कहाँ पे रखा हमने, इन्फिनाइट पे रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। इन्फिनाइट पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो यानी कि एक नंबर का वस्तु है तो एक नंबर का ये प्रतिबिंब हो गया नीचे। और अवतल दर्पण में दोस्तों हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा नीचे बनेगा। एक केस आएगा, वो अभी हम बता देते हैं। अब दोस्तों, वस्तु को इन्फिनाइट से लेकर के केंद्रक और, केंद्रक और कहाँ पर, जब देखिए दोस्तों अगर इन्फिनाइट पे रखा तो कहाँ पे बना, फोकस पे बना। अब वस्तु को हमने इन्फिनाइट से इधर खींच कर दिया, यानी कि केंद्रक और इन्फिनाइट के बीच पे रख दिया। वस्तु को हमने कहाँ रखा, केंद्रक और इन्फिनाइट के बीच पे, यानी कि ये क्या हो गया, दो नंबर का वस्तु हो गया। इस वस्तु को हमने क्या क्या नाम दिया, दो दे दिया। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। अब वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया, सी पर रख दिया, यानी कि ये तीन नंबर का वस्तु हो गया। तो वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया, अब सी पे रख दिया, सी पे, यानी कि सी पे रखा। तो जब वस्तु को सी पे रखा जाएगा, जब वस्तु को सी पे रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। अब देखिए दोस्तों, वस्तु को हल्का सा हमने शिफ्ट कर दिया, फिर
यानी कि दोस्तों एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे, वस्तु को हम दर्पण की ओर लाते जाएंगे और प्रतिबिंब इसका क्या होगा, दूर बनता जाएगा। अब हम यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये सी यहाँ पे इसके लिए है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को चार यहाँ पे वस्तु मान लिया हमने, इसको कहाँ पे रखा हमने, सी और एफ के बीच में रखा। कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा। जब हमने 4 नंबर का वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो सी और इन्फ्रारेड के बीच में इसका प्रतिबिंब बना, 4 नंबर का बना, सी और इन्फ्रारेड के बीच में बना। जब हमने दोस्तों फोकस पे अगर वस्तु को रख दिया, फोकस पे जैसे यानी कि फोकस पे रखती थी, इसको 5 नंबर का वस्तु मानते हैं। तो जब फोकस पे वस्तु को रखा गया तो 5 नंबर का यानी कि फोकस पर जैसे वस्तु को रखेंगे तो ये इन्फाइनाइट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन जब वस्तु को हम दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच, ये हमारा क्या है, पी है ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रखते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, 6 नंबर का वस्तु हो गया। तो ये 6 नंबर का वस्तु जब हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे पीछे बनता है। 6 नंबर का वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। कहाँ पे बनता है, राइट साइड बनता है। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात और दोस्तों, अगर वस्तु को इन्फिनाइट पे रखा हमने तो फोकस पे बना तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूर वस्तु रखेंगे उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमने नजदीक लाया तो वस्तु वस्तु बड़ा, फिर भी यहाँ पे वस्तु छोटा ही होगा। लिख बता देता हूँ, देखिए जैसे ये दो, पहले दो का प्रतिबिंब जो बनेगा ये वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। लेकिन जब वस्तु को हम यहाँ पे केंद्र पर रखेंगे ये क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दो वस्तु को रखा गया है ये दोनों, ये प्रतिबिंब बनाएगा और ये दोनों प्रतिबिंब क्या बनाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। और एक विशेष बात दोस्तों, जब वस्तु नीचे की ओर, ये सारे के सारे प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, ये सारे के सारे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा, अगर दोस्तों अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो वो क्या है, उल्टा है। और जिधर वस्तु रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन वस्तु को हमने इधर रखा और ये 6 नंबर का वस्तु का प्रतिबिंब राइट साइड बन रहा है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है ये क्या है, 6 नंबर का आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। और वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अवतल दर्पण से जितने भी इमेज जो भी जिस प्रकार थे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, फोकस यानी कि पी क्या है, ये ध्रुव है और ये फोकस यहाँ पे, यानी कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, केल्विन यानी कि सीधा सीधा हमें पूछा गया है कि अगर अगर डिग्री सेल्सियस में 78 डिग्री सेल्सियस है तो ये केल्विन में इसका मान क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। तो हमने क्या क्या बताया था कि जो डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन माइनस 273 होता है। क्या होता है, केल्विन माइनस 273, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 78 डिग्री सेल्सियस को रख दिया, 78 डिग्री सेल्सियस को, और इस 273 को बराबर के इस पार ले आया हमने। अब क्या बच गया, के, तो केल्विन में आएगा ये, तो केल्विन में आएगा, जोड़ देंगे कितना होगा, 8 3 11 का 1, फिर 7 7 14 और 1 15 का 5, बाकी यहाँ थे 1 2 और 1 3, यानी कि केल्विन में कितना आ गया, 351 केल्विन, 351 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तक क्या है, उत्तक क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तक की बात करें
तो कोशिकाओं का सबसे पहली बात दोस्तों, कोशिका हम क्या जानते हैं, यूनिट सेल ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर। कोशिका हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सबसे छोटी इकाई है। किसी भी वस्तु को अगर निर्माण किया जाता है तो सबसे छोटी इकाई होता है ना, तो शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। किसी भी वस्तु या शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो कोशिका कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, उत्तक का निर्माण करता है। क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। और उत्तक उत्तक मिलकर के क्या निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। और अंग मिलकर के क्या निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। अंग और अंग मिलकर के क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उत्तक क्या है, उत्तक क्या है। तो कोशिकाओं जो उत्पत्ति में समान होती है, कोशिकाओं जो उत्पत्ति में समान होती है लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है, तो ये गलत है दोस्तों। अगर एक ही प्रकार का कोशिका होगा तो उसका कार्य भी क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का मान लेते हैं कि हार्ट है, दिल है, तो दिल में जितनी भी कोशिकाएं होगा वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा। और उस सारे कोशिकाओं का काम क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे किया जाए। हार्ट का काम क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे किया जाए। तो सबका उस उत्तक की पूरे कोशिकाओं का काम क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, यानी कि कार्य भी क्या होगा उस उत्तक का समान होगा। कार्य भी उस उत्तक का क्या होगा, समान होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, यानी कि उत्पत्ति समान कोशिकाओं का देखिए कोशिकाओं का उत्पत्ति भी समान होगा। कोशिका की कोशिका की उत्पत्ति समान होगा, समान होगा, समान होगा। वो कार्य भी क्या होगा, कोशिका का उत्पत्ति भी समान और कार्य भी जो होगा वो क्या होगा, समान कार्य होगा। कार्य भी क्या होगा, समान कार्य होगा। तो अब ऑप्शन को देखिए, कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान है, ठीक है, लेकिन स्वरूप और कार्य से भिन्न है, तो कार्य भी सेम ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। कोशिकाओं जो उत्पत्ति में भिन्न है तो भिन्न नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोशिकाओं कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में भिन्न है तो भिन्न नहीं होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती है, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2018 के अनुसार हैदराबाद स्थित आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है, का मालिक कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर के रूप में उस टाइम में पूछा गया होगा। तो अभी भी दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का पहले भी और अभी भी मालिक जो है वो कौन है, कलानिधि मारन है। कौन है, कलानिधि मारन है, कलानिधि मारन है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आईपीएल की टोटल टोटल टीम कितनी है, 9 टीम है। टोटल आईपीएल की टीम की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कितने टीम है, 9 टीम है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सीएसके का मालिक कौन है। तो सीएसके की मालिक की बात करें दोस्तों तो एन श्रीनिवासन है। कौन है, एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन है, एन श्रीनिवासन है। दूसरा टीम की बात करें दोस्तों तो दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स पूरा नहीं लिखता हूं मैं दोस्तों, बाकी शॉर्ट में लिख देता हूं दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो कौन है ये, तो ये पार्थ जिंदल है। जो जिंदल सीमेंट है दोस्तों, जिंदल सीमेंट है उसके मालिक जिंदल, पार्थ जिंदल किसके हैं, दिल्ली का दिल्ली कैपिटल्स का मालिक है पंजाब, पंजाब। तो पंजाब का मालिक कौन है, तो पंजाब का मालिक कौन है दोस्तों, इसमें दो मालिक है दोस्तों। एक कौन है, मोहित मोहित वर्मन है, मोहित वर्मन। और एक कौन है, करण पॉल है। कौन है, करण पॉल, करण पॉल। चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर में मुंबई इंडियंस को रखते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस का जो कौन है, मुकेश अंबानी है या नीता अंबानी कह सकते हैं, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। पांचवा टीम की बात करें तो कोलकाता को ले लेते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता का दोस्तों हर किसी को मालूम होना चाहिए कौन है, शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान की बात करें दोस्तों तो वो अकेले नहीं है, शाहरुख खान की अकेले नहीं है, उसके साथ साथ जूही चावला, जूही चावला है और जय मेहता है।
कौन है? जय मेहता है। तो ये टीम का दोस्तों मालिक है। अब छठे की बात करें तो छठा में हम किसी को भी रख सकते हैं। सनराइजर हैदराबाद का ये क्या हमने देख लिया कि सनराइजर हैदराबाद का है। सनराइजर हैदराबाद का कौन है? कलानिधि मारन है, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। तो छठे में अगर हम बात करें तो आरसीबी, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बेंगलुरु रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। तो इसका कौन है? यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के मालिक हैं। स्पिरिट्स लिमिटेड लिमिटेड। अब 7 नंबर की बात करें दोस्तों तो 7 नंबर पे गुजरात टाइटंस को ले लेते हैं। गुजरात टाइटंस यानी कि गुजरात टाइटंस या तो क्या गुजरात को। तो गुजरात का जो कौन है दोस्तों? ये सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स हैं। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। 8 नंबर की बात करें दोस्तों तो इसका 7 8 8 नंबर का एक कौन बच गया हमारे? सीएसके दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, मुंबई इंडियन, कोलकाता, आरसीबी, गुजरात और सनराइजर हैदराबाद यहाँ पे हो गया। एक कौन सा बच रहा दोस्तों? लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ। तो लखनऊ का दोस्तों मालिक की बात करें तो कौन है? तो डॉक्टर संजीव गोयनका। डॉक्टर संजीव गोयनका। गोयनका। डॉक्टर संजीव गोयनका। कौन है? डॉक्टर संजीव गोयनका। और ये हमारा 8वें नंबर की बात हो गया दोस्तों। सनराइजर हैदराबाद कौन है? जो कलानिधि मारन है। बंगाल का विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। तो बंगाल की विभाजन की बात करें तो दोस्तों तो कब हुआ था? 1905 में हुआ है। कब हुआ है? 1905 में हुआ है। 1905 में अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 19 जुलाई 1905 में। और उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। तो ये 19 जुलाई 1905 में तो ये विभाजन हुआ था दोस्तों। लेकिन विभाजन फिर रद्द हो गया था। विभाजन रद्द हो गया था। तो विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ। और विभाजन रद्द होने के बाद दोस्तों कोलकाता से राजधानी को कहाँ पे शिफ्ट किया गया? कोलकाता से राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया गया। कोलकाता टू दिल्ली कैपिटल्स को यानी कि राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्सों में जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों? वनस्पति प्रसार होता है। वनस्पति प्रसार के माध्यम से होता है। जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों वो क्या होता है? वनस्पति प्रसार से होता है। देखिए दोस्तों वनस्पति प्रसार का मतलब क्या है कि जैसे कि आजकल क्या है दूसरे जैसे कि दो अलग अलग पौधे को लेकर के उसको क्या किया जाता है? क्लोन करवाया जाता है। दो अलग अलग पौधे को क्या लेकर के क्या किया जाता है? क्लोन करवाया जाता है। तो उसको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो अगर जड़ से भी, तने से भी, पत्तियों के माध्यम से भी जिसका यानी कि विकास हो जाता है, पौधे का विकास हो जाता है, तो वो वनस्पति प्रसार के कारण ही ऐसा होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या हो सेंसर हो जाएगा। किस भारतीय लेखक ने पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन वृतांत लिखा है? जीवन वृतांत लिखा है। तो ये किसने लिखा है दोस्तों? नमिता गोखले ने लिखा है। किसने लिखा है? नमिता गोखले ने लिखा है। नमिता गोखले ने लिखा है। और नमिता गोखले ने लिखा दोस्तों। और उसी के लिए नमिता गोखले को 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला है। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार साहित्य पुरस्कार मिला है। शशि थरूर की बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से इसका क्या होता है? वाई आई एम हिंदू। वाई
वाई शशि थरूर की बुक की बात करें दोस्तों तो इसका इंपॉर्टेंट बुक में से कौन होता है? वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है वाई आई एम हिंदू। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। और विक्रम सेठ की बात करें दोस्तों तो विक्रम सेठ का एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय। अच्छा, ये अनोरसी ईरानी की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा लिखा गया कौन सा बुक? द पार्सल। द पार्सल। एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है। यह इनमें से किस घटना के कारण है? इस यह किस घटना के कारण है? तो दोस्तों ये आपने 9th या 10th क्लास में दोस्तों पढ़ा होगा कि जब हम समतल दर्पण के पास जाते हैं या अभी भी दोस्तों आप आईने पे खड़ा होकर देख सकते हैं कि अगर हम आईने के सामने खड़ा होकर के बायां कान को पकड़ते हैं तो आईने में ऐसा लगता है कि हमने दायां कान पकड़ा है। हमें लगता है कि दायां कान पकड़ा है। तो ये क्यों होता है? तो ये दोस्तों लेटरल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लेटरल रिफ्लेक्शन या तो पार्श्व परिवर्तन यानी कि बायां का दायां दिखेगा, दायां का बायां दिखेगा। यानी कि लेफ्ट लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा, लेफ्ट जो है वो क्या होगा? राइट दिखेगा, और राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा। राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, राइट है जो लेफ्ट दिखेगा। वो पार्श्व परावर्तन के कारण ऐसा होता है दर्पण में। द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा E के का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से दोगुनी होकर 2v हो जाए? यानी कि दोस्तों अगर वेलोसिटी को दो गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम डाटा को लिखते हैं। डाटा को लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है। यानी कि मास हमारा जो है वो m है और वेलोसिटी जो है वो v से लेकर के 2v हो गया। v से क्या हो गया? 2v हो गया। और काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है वो ई के है। क्या है? ई के है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाए? तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों जब वेलोसिटी v था तब काइनेटिक एनर्जी को क्या था? यानी कि ई के था, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मानते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वेलोसिटी को दो गुना कर दिया जाए? वेलोसिटी को क्या करेंगे हम? 2v कर देंगे, दो गुना कर देंगे। तो दो गुना करने के बाद क्या होगा? यानी कि काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी रहेगा प्लस प्लस सॉरी 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 इक्वल टू क्या होगा? हाफ एम और दो के स्क्वायर करेंगे, दो दूना 4v स्क्वायर। 4v स्क्वायर। तो ये 4 को क्या करेंगे हम? बाहर ले लेंगे, यानी कि 4 हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में ले लेते हैं। और ब्रैकेट में क्यों लेंगे? क्योंकि इसका पूरा मान हमने क्या माना? यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन 1 माने हैं और इक्वेशन 1 में हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर क्या है? ई के है। तो क्या इस पूरे के जगह पर हम इसको रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? 4 ई के हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 ई के यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाता है, क्योंकि? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है। तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो ये रिलेशन को सुधार आगे पीछे कर करके देख लीजिए, जो मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि V बराबर है तो एक बार I बराबर कर लेते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। एक बार R बराबर कर लेते हैं तो R बराबर करेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा। तो ये तीनों में से जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा।
तीनों में से जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो v इक्वल टू आई आर है क्या? नहीं है। तो i इक्वल टू v अपॉन आर, आई इक्वल टू v अपॉन आर, आई इक्वल टू v अपॉन आर, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य ने वर्ष 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए करार किया है? के लिए करार किया है। तो ये दोस्तों किसने करार किया था? तो ये करंट अफेयर के रूप में दोस्तों मेघालय ने किया था। तो यहाँ पे मेघालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक किस शहर में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सेंट जो बेसिलिका ईसाई देखिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, पीटर्स सेंट पीटर्स बेसिलिका 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 ये क्या है दोस्तों? एक चर्च है। ये क्या है? चर्च है। सेंट पीटर्स बेसिलिका एक क्या है? चर्च है। और ये चर्च कहाँ पे है दोस्तों? तो ये वेटिकन सिटी में है। क्या है? वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी में है। देखिए दोस्तों, ये वेटिकन सिटी में है, लेकिन ये जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। हाँ दोस्तों, लेकिन वेटिकन सिटी जो है दोस्तों, ये सब दुनिया का सबसे छोटा शहर कह सकते हैं। सबसे छोटा शहर है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा शहर, दुनिया का सबसे छोटा शहर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेटिकन सिटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी शहर छोटा है दोस्तों, लेकिन जो चर्च है वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कौन है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि वेटिकन सिटी में है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिपीट किया था, उसमें से दोस्तों क्वेश्चन शायद मिस्टेक से टाइप हो गया है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जगह पर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा आना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि दोस्तों कि जब जब आवर्त सारणी में जब आवर्त जब आवर्त सारणी में समूह में नीचे क्यों जाते हैं? समूह में नीचे की ओर जाते हैं। नीचे नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होगा? मैं पहले आंसर बता देता हूं। इसमें क्या था? इसका आंसर सही जो हो जाएगा कि कक्षा की संख्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ती है। नीचे जाने पर क्या होता है? कक्षा की संख्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ती है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसको देखिए। पहली बात दोस्तों, जब एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बायां से दायां की ओर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट, ये क्या है? बायां से दायां और ये ऊपर से नीचे, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटता है। एटॉमिक साइज क्या होगा? घटता है। और जब नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक गुण, धात्विक धात्विक गुण, तो धात्विक गुण क्या होगा? तो धात्विक गुण की बात करें दोस्तों, तो बायां से जब दायां जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? घटता है। और नीचे जाने पर क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। अब और अगर हम बात करें इसमें दोस्तों, तो बस अधातु का क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आने के अधात्विक गुण जस्ट उल्टा हो जाएगा धात्विक का।
मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी कि आधात्विक गुण। आधात्विक गुण, आधात्विक गुण क्या होगा? तो आधात्विक गुण दोस्तों जस्ट धातु का जस्ट उल्टा होगा। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ता है, और नीचे जाने पर क्या होगा? घटता है, नीचे जाने पर घटता है। तो ये इसी प्रकार दोस्तों बहुत सा ट्रेन होता है। वो मैं सोच रहा, जब मैं एक बेसिक क्लास शुरू लेने करने वाला हूं दोस्तों, उस बेसिक क्लास में साइंस को दोस्तों पूरा निचोड़ हम लेके चलेंगे, जिसमें से कोई भी एग्जाम हो, सारा एग्जाम वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप हो गया था दोस्तों, तो इसको भी हमने देख लिया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सेट मजा आया होगा, और मजा ही नहीं दोस्तों बल्कि ये सेट किफ़ायती भी होगा और फायदेमंद भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और साइंस में दोस्तों लिमिटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को रिपीट ही करेगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो अगर तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैन, इस टेलीग्राम को स्कैन करके आप यहाँ पे टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।